भारत का संवैधानिक विकास 1858 से 1947। 1858 से 1947 तक भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश सम्राट के शासन के अधीन हुआ। इस दौरान कई अधिनियम पारित किए गए जिन्होंने भारत में शासन प्रणाली को बदल दिया, जिनमें 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861, 1892 और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 और 1935 की भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम शामिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम ने 1857 की राज्य क्रांति के बाद कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया, जो इंग्लैंड की साम्राज्ञी के नाम से किया जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का निर्माण किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और भारतीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। इस अधिनियम ने 15 सदस्यों वाली भारतीय परिषद का गठन भी किया, जो राज्य सचिव को सलाह देने के लिए थी। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि 1858 के अधिनियम ने भारतीय इतिहास के बड़े भारी युग को समाप्त कर नए युग का सूत्रपात किया, जिसमें भारतीय शासन इंग्लैंड के सम्राट अर्थात ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया। यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला, इसने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया। दूसरा, प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की नींव डाली। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकार करना या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली। यह सच है कि इस अधिनियम ने प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली, फिर भी इसमें अनेक त्रुटियां थीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मोरेली मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। भारत के नए राज्य सचिव मिस्टर मॉन्टेग्यू ने भारत की राजनीतिक समस्याओं पर 1918 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो मॉन्टफोर्ड योजना कहलाई। इसी रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसके उपबंध इस प्रकार हैं। केंद्रीय सरकार। इस अधिनियम ने प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, लेकिन केंद्रीय सरकार यथावत ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनी रही। केंद्रीय विधानमंडल। इसके 2 सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद। दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त थे। वे संघ सूची में वर्णित सभी विषयों पर विधि बना सकते थे। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की और सरकार में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया। भारत सरकार अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थीं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ इसी पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक सरकार, केंद्र में द्वैध शासन
प्रांतों में स्वायत्त शासन और विवादों को निपटाने के लिए भारत में फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके उपबंध इस प्रकार हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना। दोनों राष्ट्रों की संविधान निर्मात्री सभाओं को संविधान बनाने का अधिकार मिलेगा। 14 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का इन दोनों राज्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। नए संविधान के निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारत वित्त सचिव पद को समाप्त कर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। अंततः अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ और इस प्रकार भारत की 200 वर्षों पुरानी दास्तां का अंत हुआ।